आज हम लोग पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। उस दिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होती है। मैंने बताया था ना, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तब उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर स्थित है और वो स्थिति इस प्रकार कि वो वर्क कर सके तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होती थी? स्थितिज ऊर्जा। मैं स्थितिज ऊर्जा को आज समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं इसको उठाता हूँ, कुछ ऊपर तक की उठाया और मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा, इसको हिट करेगा, वर्क कर रहा है। इस तरीके मैं इसको और ज़्यादा उठाता हूँ तो और तेज़ी से हिट करता है। या मान लीजिए कोई अगर पंखे टाइप का लगा हो ना, पंखा कोई लगा हो, उस पंखे पे नुकीला पंखा, ये ऐसे मैं इसको इतनी ऊंचे से गिराता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ये मान लीजिए एम मास का था और ये इसको 2 राउंड घुमाता है। कितने राउंड? 2। मैंने इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाया, क्योंकि मास तो अभी भी नहीं बदला। क्या बदल रहे हैं हर बार? पहले हाइट ये थी h1, अब हाइट h2 हो गई। हाइट को हम बढ़ाते गए। अब ये पहले 2 बार घुमाता था, अब इतनी ऊंचे से इस पर गिराए तो इसको 4 बार घुमा दिया, और ऊपर किए तो इसको 10 बार घुमा रहा है। तो चूंकि हमको यहाँ पे नजर आ रहा है कि हम इसको जितना ऊपर उठाते जा रहे हैं ये क्या करता जा रहा है? इसको और घुमा रहा है। चूंकि घुमा रहा है तो घुमाने का मतलब क्या कर रहा है? वर्क। कोई ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरी ऑब्जेक्ट में क्या करे? उसके चेंज करे ना, उसकी पोजीशन को चेंज करे, तो इसकी पोजीशन को लगातार घुमाते जा रहा है। तो इस पर ये वाला क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो पहले कम वर्क करता था और ऊपर किए तो वर्क और ज़्यादा करता है, और ऊपर करते जा रहे हैं तो और वर्क करता है। लेकिन हर बार मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पे भी स्थित है, यहाँ भी स्थित है, यहाँ भी स्थित है। जब कम हाइट पे था तो कम घुमा पाता था, और हाइट बढ़ाते जा रहे हैं, इसके वर्क करने की क्षमता क्या होती जा रही? बढ़ती जा रही। तो हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में क्या होती जा रही? एनर्जी। क्योंकि एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो ज़्यादा घुमाएगा। पहले एनर्जी कम थी, 1 बार घुमाया, और ऊपर किए 2 बार घुमाया, और ऊपर किए 4 बार घुमाया, तो लगातार क्या बढ़ती जा रही है? इसकी एनर्जी। अच्छा, इसकी एनर्जी तो बढ़ती जा रही, लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? नहीं, अभी भी यहाँ रखा हुआ, छोड़ेंगे ज़्यादा तेज, यहाँ पे लाके रख दिए तब भी ये रखा हुआ है। तो किसके कारण स्थिति है? चूंकि पोटेंशियल है, स्थित, तो इस यहाँ पे इसकी एनर्जी किसके कारण है? स्थिति के कारण है। यहाँ पे स्थिति अलग थी, एनर्जी अलग थी, यहाँ पे स्थिति अलग थी, एनर्जी अलग थी। तो इसकी स्थिति के कारण ऊर्जा जो है, इसलिए इसको हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। दूसरी चीज़ मैं और देखता हूँ, जैसे मैंने किसी स्प्रिंग को लिया, स्प्रिंग को मैंने दबाया, उसकी शेप में, उसकी आकृति में मैंने चेंज किया, और मैं जैसे ही छोड़ता हूँ वो सामने रखी चीज़ को तड़ाक से हिट करता है, वो भाग जाती है। ऐसे कोई स्प्रिंग रखी हुई है, ये एक स्प्रिंग थी, इस फॉर्म में थी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये इस ऑब्जेक्ट को ये कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा था, ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं जा रहा था। अगली बार मैंने इसी स्प्रिंग को दबा दिया, इस पर मैंने एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या? डिफॉर्म मतलब देखो, इसका एक फॉर्म है, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म को मैं बदल दूँ, डिफॉर्म कर दूँ। डिफॉर्म कैसे कर सकता था? ये तो खींच के बाहर कर दूं या अंदर दबा दूं, दोनों बार इसका फॉर्म बदला, इसलिए इसको हम कौन सा कहेंगे? डिफॉर्म हुआ। डिफॉर्म करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? इस पर एक फोर्स लगा रहा हूँ, इसके लिए हम कहते हैं इसको डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाकर इसकी मैंने क्या, किसको बदल दिया? शेप को बदल दिया। और जैसे ही मैंने शेप को बदला, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को देखो, ये देखो, पहले ये यहाँ पे था, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं उठाकर यहाँ पे लाता हूँ, और जैसे ऑब्जेक्ट को लाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा हुआ था, स्प्रिंग को मैंने इतना दबाया, और जैसे ही मैं इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाता हूँ, ये स्प्रिंग तुरंत छूटती, ताक से इसको हिट करती है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाके आ जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट वर्क किया। कब किया? जब इसके पास कुछ, यहाँ पे इस स्प्रिंग के पास कोई एनर्जी थी, अगर एनर्जी होती तो इसको हिट करती, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसकी शेप को चेंज किया डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, अगली बार इस स्प्रिंग ने इसको हिट कर दिया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक कि भाग गया। तो हमको एक बात समझ में आई कि यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा था, यहाँ पे इसके पास एनर्जी आ गई, यहाँ पे इस स्प्रिंग के पास एनर्जी नहीं थी, नीचे इस स्प्रिंग के पास एनर्जी आ चुकी। तो हमको क्या समझ में आता है कि मैं इसके शेप को भी चेंज करता हूँ, और शेप को चेंज करने का मतलब ये होता है कि मैं उसकी आकृति में विन्यास कर देता हूँ, विन्यासित करता हूँ, ठीक, विकृत कर देता हूँ। किसी चीज़ की आकृति पहले ऐसी थी, दबा के मैंने विकृत कर दिया, खींच दूँ तब भी विकृत हो गई। इसी विकृत को हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि इसका कन्फिग्रेशन कर दिया, इसके शेप में मैं क्या कर रहा हूँ? कन्फिग्रेशन कर रहा हूँ, तब भी इसके पास एनर्जी आ गई वर्क करने की ऑब्जेक्ट के पास। तो ऑब्जेक्ट पास एनर्जी मैं 2 बार देख रहा था, मैं अगर उसकी ग्रेविटी के विरुद्ध, गुरुत्व, क्योंकि अगर रखा हुआ है तो mg नीचे काम करता है, सबको पता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किस सरफेस पे, तो
एफ कहाँ, ये नीचे, नीचे जितना भी mg काम करेगा वही उसका वेट दिखाता है। अब मैंने इसको उठाना चालू किया तो इस mg के विरुद्ध h हाइट तक की ले जा रहा हूँ, तभी इसके पास कुछ एनर्जी आई, और हाइट बढ़ा दी तब इसकी एनर्जी बढ़ गई। तो मैं लगातार देख रहा हूँ हाइट को बढ़ाते जा रहा था, mg के विरुद्ध इस जो f नीचे mg लग रहा था उसके विरुद्ध जितनी हाइट करते जा रहे थे तब भी एनर्जी आती जा रही थी। यहाँ इसकी शेप को बदल रहे थे तो ग्रेविटी के विरुद्ध भी जब उठा रहे थे तब भी एनर्जी आ रही थी। और यहाँ चूंकि ग्रेविटी नीचे कितना लगेगा, mg लगेगा, इसके विरुद्ध भी h हाइट तक की लगे तब भी एनर्जी आई। और वो एनर्जी कितनी होती थी, u बराबर mg h, अभी मैं प्रूव कराऊंगा। mg क्या, वही फोर्स, mg क्या है, नीचे जो लगा हुआ फोर्स, और इसके विरुद्ध मैं फोर्स लगा के उठा रहा हूँ तो फोर्स ये हो गया, h हाइट तक की ले गए तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है, वर्क। और यह वर्क जो करते थे यही इस ऑब्जेक्ट में किसके रूप में संचित होती थी, एनर्जी के रूप में। और उस एनर्जी को हम क्या दिखाते हैं, mg h, यह भी हम लोग दिखाते हैं, आराम से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं इसकी शेप को चेंज कर रहा हूँ डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, और तब भी इसके पास एनर्जी आती। तो ऐसा क्या होता है। मैं तीसरा देखता हूँ, बच्चे जो खिलौना लेके आते थे उसमें चाबी घुमाते रहते थे, चाबी घुमाते गए, उसके अंदर स्प्रिंग लगातार लगी होती थी। स्प्रिंग इस तरीके की लगी होती थी, ऐसे पहले ढीली ढीली होती थी, ऐसे ही ढीली ढीली होती थी, ये जैसे भी मैंने दिखाया ऐसे गाड़ी के अंदर। और फिर मैं चाबी को घुमाना चालू करता हूँ, ये चाबी घुमाना चालू किया, अंदर एक ये कुछ पड़ा होता है। अब इसके अंदर जैसे ही घुमाते हो तो स्प्रिंग टाइट होने लगती, अगली बार स्प्रिंग की पोजीशन ये आ जाती है ऐसे। अब स्प्रिंग इतने में आ गई है, तो अब ये स्प्रिंग क्या करती है, ये इस इधर रोटर से जुड़ा होता है पहियों से। अब जब स्प्रिंग इतने पे मैंने रख दिया तो चूंकि सबको पता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी, मैंने कहा था ना इसके अंदर एनर्जी आ गई। अब ये पुरानी पोजीशन पे आना चालू करेगा, जब आएगा तो स्प्रिंग घूम घूम के ढीला होगा, और जब घूम घूम के ढीला होता है तो गाड़ी चलती रहती है, और कुछ समय बाद स्प्रिंग पुनः पोजीशन पे आ जाती है, गाड़ी रुक जाती है। बच्चे पहले बहुत सारी कार वगैरह लाते थे, चाबी घुमा के एनर्जी को कंजर्व करते थे, और वो घूम घूम के पुरानी शेप को फिर से ला लेता था, और उस समय उसकी एनर्जी फिर शून्य हो जाती थी, और मैं फिर उस पर वर्क करता था एनर्जी से। तो मैं दो चीजें देख रहा हूं कि किसी बॉडी पे मैं वर्क करता हूं तब उसके अंदर एनर्जी कंजर्व होती है, ऊर्जा संरक्षित हो जाती है, और अगर वो बॉडी वर्क करना चालू करती तो वो अपनी एनर्जी को खर्च करना चालू करती। जैसे किसी गाड़ी की चाबी, मैं चाबी भर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, उस ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा हूं, उसके अंदर एनर्जी कंजर्व हो रही, एनर्जी उसकी बढ़ती गई। मैंने 10 जूल एनर्जी उसको घुमा घुमा के चाबी भरी और मैंने 10 जूल कार्य किया, जो कि कार्य की परिभाषा मैं बता चुका हूं। मैंने कहा 10 जूल कार्य किया। अब मैं उस बॉडी पर 10 जूल जब कार्य करता हूं तो 10 जूल उसके अंदर क्या आ चुकी है, एनर्जी आ चुकी। अब वो जब मैं उसको रख देता हूं, रखा रहेगा, मैं उस चाबी को छोड़ता हूं, वो आगे चलना चालू कर देती। अब वो अपनी उस 10 जूल को क्या करना चालू करेगा, खर्च करना चालू करेगा। पहले मैंने क्या किया, ऑन दी बॉडी पे वर्क किया, किसी भी बॉडी पर वर्क किया तब उसके अंदर एनर्जी कंजर्व हुई। अब वो बॉडी क्या करती जा रही है, वर्क करके उस एनर्जी को खर्च कर रही है। अच्छा, दो तरीके, यहाँ एक चीज मैं भी ले सकता था, मैं किसी बॉडी पे वर्क करता हूं तो क्या होगा, मेरी एनर्जी खर्चा होगी, जिस पर वर्क कर रहा है उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो जो ऑब्जेक्ट वर्क करेगा उसकी एनर्जी लॉस होगी, कम होते जाएगी, जिस पर वर्क करते जाएंगे उस पर बढ़ती जाएगी। जैसे पैसा आप अकाउंट में जमा करते जा रहे हैं तो उसमें पैसा बढ़ते जा रहा है, फिर खर्चा करते जाएंगे, धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये होता है, ठीक। यहाँ तक कि किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं आशा करता हूँ। तो यहाँ हमको एक बात समझ में आ गई कि एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी मैंने बता दिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब उसकी शेप एंड साइज के कारण, शेप साइज है ना, और उसकी ग्रेविटी के विरुद्ध जब मैं उसको उठा देता हूँ तब भी इनके कारण जो एनर्जी कंजर्व होती है उसको हम कौन सी एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अर्थात उसके किसी भी ऑब्जेक्ट के कन्फिग्रेशन करा देते हैं। स्प्रिंग ऐसे थी, मैं इसको दबाते गया और लॉक कर दिया, जब तक लॉक रहेगा एनर्जी कंजर्व है, लॉक को मैं हटाऊंगा ये फिर ऐसे हो जाएगी। तो ये एनर्जी बहुत दिन तक कंजर्व रह सकती है। इस ऑब्जेक्ट को मैं उठा दूं 10 साल तक ऐसे रहे तब भी इसके पास एनर्जी, जब भी मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा, वर्क करेगा। तो एनर्जी ये क्या होती है, कंजर्व रहती है। जब तक वर्क ना करे तब तक इसके अंदर एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना, जो भी एनर्जी होती है वो उनका डिफरेंस होती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है क्योंकि रखी हुई है, इसको मैं नीचे और खुदाई कर दूं जमीन, ये और नीचे जाएगा, और कर दूं और नीचे जाएगा, ये हमेशा वर्क करती रहेगी। लेकिन हम उस एनर्जी को नहीं लेते। मान लो यहाँ पे 100 जूल था, हमको नहीं पता, लेकिन मैं इसको उठाता गया, यहाँ पे 100 से इसके पास हो गए 200, मतलब 100 से 200 जूल। अब बताओ, चूंकि अब ये यहाँ से यहीं तक की आएगा तो हमको केवल इतनी ही एनर्जी फाइंड करनी, इसके डिफरेंस को। तो यहाँ से यहाँ तक की 200 हुआ, पहले 100 थी अब आया 200, तो कितना डिफरेंस आया, 100 का। और ये जो 100 का डिफरेंस आए यही 100 के डिफरेंस का तो कार्य करेगी। तो हम केवल उसके डिफरेंस वाली एनर्जी को लेते हैं, इसीलिए ये कौन सी एनर्जी होती है,
पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी। ठीक, ये जो उसके बीच का डिफरेंस आता है, लेकिन उसको ना दिखाकर मैं नीचे वाली को जीरो अगर मान लेता हूँ तब कितना कह देते हैं, केवल इसकी पोटेंशियल एनर्जी बाई ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण, अगर ग्रेविटी के विरुद्ध उठा रहे हैं तो हम कहते हैं इसको पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी, मतलब ग्रेविटी के कारण आ रहे हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, क्यों, क्योंकि उसकी गुरुत्व के कारण, गुरुत्व के विरुद्ध मैं काम कर रहा हूँ। मैं इसको मिटा दूँ, लिख दूँ, इसके बाद है ना थोड़ा सा एनर्जी के बारे में लिखते हैं। एनर्जी क्या स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो आप लोग बताएंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, वही मैंने कहा उसकी जब मैं उसके ऑब्जेक्ट में क्या करा दूं, कॉन्फ़िगरेशन भी कर दूं, या उसको बाई ग्रेविटी में उसको उठाता हूं, तब भी दो तरीके से चेंज होती है। अबाडी कैन है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन डन दिस चेंज do this change work is done। जब मैं इसको चेंज करता हूं तो क्या होता है, वर्क संरक्षित होता है। वर्क के रूप में कार्य, जब मैं किसी वस्तु को ना, जब किसी वस्तु की स्थिति और आकृति में परिवर्तन किया जाता है तो किया गया, क्योंकि परिवर्तन करने में हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। परिवर्तन करने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित होता है। ठीक है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित होता है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कई प्रकार की होती है। on this body which convert to potential energy मान लीजिए अगर किसी को ग्रेविटी के विरुद्ध उठा रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको बाई ग्रेविटी मैं ऊपर उठाता हूँ, ये नीचे mg काम कर रहा है और इसको मैं ऊपर h हाइट तक की ला रहा हूँ। तो चूंकि ग्रेविटी के विरुद्ध हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इन पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आती है, बाई ग्रेविटी, है ना। एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल कर लो, चेंज इन ये पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट ग्रेविटी, ये किसके कारण आती है, ग्रेविटी के कारण आती है। तो इसको हम कौन सी पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये चूंकि सबको पता है तो इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम कितना लिखेंगे, U इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सबको पता है फोर्स नीचे कितना लगा हुआ है, mg लगा हुआ है,
और ये डिस्प्लेसमेंट कितना h, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा mgh। इस प्रकार पोटेंशियल एनर्जी कई प्रकार की होती है। ये बाई अगेंस्ट ग्रेविटी के, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसको हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अभी मैंने बताया जब उसकी शेप में स्प्रिंग को दबा देते हैं तब भी तो ऊर्जा संरक्षित होती है। तो देखो इस पर मैं एक चीज़ और बता दूं, इसको कहते हैं प्रत्यास्थता। थोड़ा सा जान ले, बाकी जब फर्स्ट ईयर में पहुंचेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा कि प्रत्यास्थता क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक गुण होती है उसकी इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता एक प्रकार का ऐसा गुण है कि ऑब्जेक्ट जिस शेप एंड साइज में है वो हमेशा वैसे ही रहना चाहती। जैसे मैं उस पर आउट ऑफ फोर्स लगाता हूँ, वो उस पर, चूँकि मैं डिफॉर्म करना चाहता हूँ उसकी शेप और साइज को, तो उस पर लगाए गए बाह्य बल का वो हमेशा विरोध करती रहती और वो अपनी उसी साइज को पाना चाहती। मैं इसको दबाना चालू करूंगा तो ये जितना अंदर दबेगा, तो सबको पता है ये अपनी उसी साइज में रहना चाहेगा, ये अपनी शेप एंड साइज का जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करेगा। तो इसके अंदर का ये जो गुण, विरोध करने का गुण, बल लगाता है विरोध करने के लिए, ये पुनः उसी से, जैसे मैं रबड़ को दबाऊंगा, रबड़ जैसे दबाया दबा हुआ है, मैं उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाऊंगा वाह बल को, तो तुरंत वो क्या करेगा, उसको पुरानी पोजीशन को, पुरानी शेप और साइज को प्राप्त कर लेगा। तो चूंकि किसके कारण, कि वो जो बाहर से मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूँ वो उसको हटाना चाहता है, इसके लिए वो अंदर एक फोर्स को जनरेट करता है। उस फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग मतलब वो अपनी पुरानी पोजीशन को रीस्टोर करना चाहता है। ये पुरानी पोजीशन को रीस्टोर करने के लिए मैं दबाता गया, डिफॉर्म करता गया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, इस डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण अंदर एक फोर्स जनरेट होगा, मैं इसको अंदर लगाऊंगा तो अंदर वाला फोर्स किधर जनरेट होगा, सबको पता है बाहर की ओर। क्यों, क्योंकि ये पुनः बाहर की ओर जाना चाहेगा अपनी पुरानी शेप के लिए। तो अंदर की ओर जब भी मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा, ये अंदर एक फोर्स को जनरेट करेगा, उस फोर्स को कौन सा कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग के लिए वो अपनी पुरानी पोजीशन को रिस्टोर करना चाहेगा। तो मैं अगर 10 न्यूटन का डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूं तो ये अपने अंदर 10 न्यूटन का कौन सा फोर्स जनरेट करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमेशा डिफॉर्मिंग फोर्स किसके इक्वल होता है, रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होता है। जब भी मैं स्प्रिंग को दबाते जाऊंगा, सबको पता है। अच्छा एक बात और ध्यान देना, एक स्प्रिंग को आप दबाना चालू कर, पहले स्प्रिंग फैली होती, दबाना चालू करी, पहले फोर्स लगाओगे 5 न्यूटन तो स्प्रिंग हो सकता है बहुत ज़्यादा अंदर जाए, अगली बार 5 न्यूटन लगाओगे तो स्प्रिंग और कम जाएगी, अगली बार 5 न्यूटन लगाओगे तो स्प्रिंग और अंदर कम जाएगी। तो हर बार चूंकि उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ता, डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको फोर्स और लगाना पड़ेगा। बात समझ पाए कि उसके अंदर वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट का क्या करता रहता है, जब भी फोर्स लगाओगे डिस्प्लेसमेंट पहले जितना कर पा रहे थे हर बार उतना नहीं कर पाओगे, पहले और ज़्यादा हुआ था, अगली बार और कम होगा। तो मैं लगातार फोर्स को मुझको क्या करना पड़ते रहेगा, इंक्रीज। डिस्प्लेसमेंट बढ़ाने के लिए लगातार तुमको फोर्स को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करते रहना पड़ेगा। एक चीज़ के बढ़ाने के लिए दूसरे चीज़ को बढ़ाना पड़े तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं जब उसके बारे में बात आएगी तो मैं भी बताता हूँ। केवल यहाँ पर हमको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई। अच्छा ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ भी एनर्जी किस में लिखोगे, जूल में ही लिखोगे, ठीक है। किस में लिखोगे, जूल में। इसलिए ये बहुत आसान सा है कि 5 kg वेट का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ अर्थ पे, इसको 5 मीटर ऊपर ले गए तो कितना काम करने का पड़ेगा। तो m और g दोनों को मैंने मिला के बोल दिया, कितना 5 kg वेट बोलने का मतलब ही वही है, ठीक है। तो 5 है, उसको 5 मीटर ऊपर ले गए तो कितना हो गया, 25 जूल करना पड़ा। या ऐसे ना कह के मैं कह दूं कि 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, नीचे ग्रेविटी g काम कर रही 10, तो चूंकि अब इस पर कितना है, ये कितना वेट दिखाएगी, 1 × 10 कितना 10 kg वेट। अब इस 10 kg वेट को ऊपर 5 मीटर मैं ले जा रहा हूँ, तो सबको पता 10 × 5 कितना, तो इसके अंदर कितनी ऊर्जा संचित हुई, 50 जूल। और मैं छोड़ूंगा तो ये 50 जूल क्या होगी, कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी। चूंकि ये स्थितिज ऊर्जा में, अब ये 50 जूल किस में चेंज होते जाएगी, गतिज ऊर्जा में। और सरफेस पे आते आते उसकी पूरी स्थितिज ऊर्जा किस में बदल चुकी होगी, गतिज ऊर्जा। और इन दोनों का जो टोटल है सम ऑफ, वो हमेशा कंजर्व होता। मैं इसको बाद में प्रूव कराऊंगा। तो यहाँ तक कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो एनर्जी कई प्रकार की होती है, पोटेंशियल एनर्जी। एक होती ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बाई अगेंस्ट ग्रेविटी के विरुद्ध जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाता हूँ। दूसरी एनर्जी होती है, मैं इसको ऊपर वाला मिटा दूं, एक लाइन, केमिकल एनर्जी। कौन सी होती है, दूसरी केमिकल के पहले मैं इलास्टिक वाली बता दूं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल, इलास्टिक को मैं कहूँगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ
स्थितिज ऊर्जा, मैंने प्रत्यास्थ बता दिया ना कि वो ऑब्जेक्ट उसी साइज में रहना पड़ता है। मैं स्प्रिंग को दबाऊंगा तो कौन सी ऊर्जा संरक्षित होगी, यही प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अर्थात जब मैं किसी स्प्रिंग को डिफॉर्म करता हूं तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके बाद मैं तीसरा पढ़ूंगा। अच्छा, ये भी प्रूव भी कराएंगे कितनी होती, अभी लिख लो कितनी होती है, और इसको जब मैं प्रूव कराऊंगा तो बताऊंगा हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, ये प्रूव कराइएगा। जहाँ के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। देखो हाई स्कूल में 10th में 9th में प्रूव कराने का तरीका दूसरा है, आसान सा है। 12 आपको जो 11th में पहुंचोगे तो थोड़ा सा इसका अच्छा तरीका मिलेगा, वो अभी नहीं। यहाँ आसानी से हम जो आता है प्रूव कराना वो बताएंगे। तो स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है, कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, जब भी किसी भी स्प्रिंग को डिस्प्लेस कराते हैं, ये ऐसे देखो, मैं थोड़ा सा सर्किट में बता दे रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा अंदर लेके गए, यहाँ तक ही डिफॉर्म कर दें, ऐसे देखो, ऐसे यहाँ तक, तब बोलो ये इसके अंदर का x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ये वाला। ठीक है, तो ये x को दिखाएगा, तो x के डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर क्या होता है। तीसरी होती है केमिकल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, रासायनिक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, रासायनिक, देखो रासायनिक पोटेंशियल, देखो बहुत सारे केमिकल फॉर्म में एनर्जी होती है, जैसे कोयला हो गया, है ना, या और बहुत सारे हो गए, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, इन सब में भी क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है। और उस केमिकल एनर्जी को ज़रूरत के हिसाब से अन्य एनर्जी, अन्य ऊर्जा में हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे कोयला क्या है, कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन की सहायता से जब जलाते हैं तो कोयला किस में चेंज होता है, सबको पता है। कोयले को हम लोग किस में चेंज कर लेते हैं, हीट में चेंज करते हैं, हीट। और ये मान लीजिए वाटर सामने होता है, पानी को ये हीट किस में बदल देता है, भाप में बदलता है। भाप क्या करता है, सामने एक मान लीजिए टरबाइन हो, टरबाइन मोटर या कुछ भी हो, जनरेटर मोटर टाइप की, ये टरबाइन को घुमाता है, और घुमाने पर क्या होता है, सबको पता है, जब भी कोई टरबाइन घूमना चालू करे तो वहाँ पे एक मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, और उस ऊर्जा के कारण या जब भी जनरेटर घूमना चालू करेगा तो किस में बदल जाएगी, विद्युत ऊर्जा में। किस में बदलेगी, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। समझो बात को, समझो। कोयले में कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस में बदल रही है, जलाने पर, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी क्या बना रहा है, भाप बना रहा है, और ये भाप क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है। घुमाने का मतलब क्या, मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। किस में बदल रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। किस में बदल रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा समझो, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। अब इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम वायर के द्वारा घर घर तक पहुंचा देते हैं। अब जिसको जैसी ज़रूरत होती यूज करता है। घर में एक हीटर लगाया है तो वो हीटर क्या करता है, इसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को फिर से हीट एनर्जी में बदल देता है। पंखा लगाया हुआ है तो पंखे में कौन से, घुमाने का, जब भी कोई टच में आए तो ये किसने फिर से बदल दिया, मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया। और तो चूंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत सारी एनर्जी में चेंज होता रहता है, घर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं इलेक्ट्रिक के द्वारा, तो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम अलग अलग एनर्जी में चेंज करते रहते हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों में, और हमारे वर्क होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते, केवल ऊर्जा के स्वरूप को बदलते रहते हैं, और उसके बदलने के कारण ही हमारा वर्क होता रहता है। हम ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं कर सकते। जैसे टंकी में 10 लीटर पानी ऊपर रखा हुआ है, अब बीच में वॉश बेसिन है, उससे पानी को मैं धुल रहा हूँ, तो टंकी में पहले 10 था, नीचे सिंक हो, सिंक में पानी नहीं था, नीचे कुछ भी स्टोर करने का। अब मैंने धोया तो मेरा धोने पे हाथ का वर्क हो गया, 2 लीटर मैंने पानी खर्चा किया तो वर्क हो गया। तो क्या पानी टंकी में 10 था, कितना बचा, 8। पानी कितना खर्चा किया, 2। एक तरीके से नहीं किया, क्यों, क्योंकि 2 नीचे गया, और नीचे भी तो 2 स्टोर है, तो नीचे 2 हो गया, ऊपर 8 हो गया, 8 2 अभी भी 10 है, तो पानी तो उतना ही है, केवल हमने क्या किया, उसके फॉर्म को चेंज किया और मेरा वर्क हो गया। बात समझ पाए। टरबाइन, मान लीजिए हम जब बांध डैम बनाते हैं, क्या होता है, बहुत ऊपर से पानी गिरता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऊपर पहुंचता जाएगा, क्योंकि उसकी पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत नीचे टरबाइन पे बहुत तेज़ी से गिरता है, तो इसकी
स्थिति के कारण यहाँ ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती और ये आके टरबाइन को घुमाता रहता लगातार। टरबाइन घूमता है और इसके कारण क्या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण घरों में ऊर्जा मिलती है। लेकिन क्या ये पानी नष्ट होता है? ये तो वही है और ये बहता हुआ फिर से समंदर में चला जाता है। तो केवल मैं ऊर्जा के फॉर्म को बदलता रहता हूँ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में मैंने बदला और ये यहाँ पड़ा निकल गया फिर से। तो लेकिन मैंने कभी उसको नष्ट तो किया ही नहीं। तो ऊर्जा के फॉर्म बदलने से मेरे वर्क हो जाते हैं, मैं ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं कर सकता, यह भी बताया जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद एक और एनर्जी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। देखो सारी एनर्जी आप लोग पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर आते जाएंगे आप लोग पढ़ते रहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ऊर्जा के बहुत सारे फॉर्म है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ये सब पोटेंशियल एनर्जी ही है ना, मैंने सारी एनर्जी बताई थी। पोटेंशियल एनर्जी में इतने सारे भाग। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सबको पता है, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, बताया गया होगा, बचपन में पढ़े होंगे। एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, रिपल करते हैं। और माइनस माइनस भी एक दूसरे को क्या करते हैं? ये भी रिपल करेंगे। और प्लस माइनस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो हमको एक बात समझ में आई, फ्रैंकलिन ने बताया था कि दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब क्या करते हैं? सेम चार्जेस आर रिपेल टू दी ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू दी ईच अदर। अर्थात समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। विपरीत, दो चार्ज प्लस प्लस को लाऊं तो क्या होंगे? रिपेल करेंगे। दो माइनस माइनस को लाऊं तो क्या करेंगे? रिपेल। मैं सेम चार्ज को लाऊं एक दूसरे पे, भगाना चाहेंगे, लेकिन मैं लाके जबरदस्ती रख दूं और यहाँ पे बांध के रख दूं। बैटरी होती है, बैटरी क्या करती है? उसके अंदर चार्ज मैं भरता रहता हूँ, रिपेल करते रहते, सेम चार्ज होते हैं। तो चूंकि उनके रिपल्सन के कारण मैं ज़बरदस्ती उसमें ठूसता जा रहा हूँ, मैंने भर दिया बहुत सारे चार्जों को एक बैटरी में। अब उसके बाद मैं बैटरी को किसी भी तार के द्वारा मैं स्विच ऑन करता हूँ, लगाता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, चूँकि चार्ज अंदर ज़बरदस्ती भरे हुए ठूसे हुए, मैं जब सर्किट को पूरा करता हूँ वो चार्ज वहाँ भागना चालू करते, चार्ज चलना चालू करते हैं, तो क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, विद्युत ऊर्जा। तो इसके कारण जो ऊर्जा पैदा करते हैं वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मतलब स्थित है, चार्ज को मैंने क्या किया? स्थित किया। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये सब चैप्टर जब आगे आएंगे तो आप लोग को विस्तृत पढ़ाया जाएगा। केवल यहाँ समझने के लिए कि एक छोटा सा टॉपिक है कि पोटेंशियल के कारण ही होती है, उनकी स्थिति के कारण ऊर्जाएं उत्पन्न होती, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, केवल इसके लिए मैंने बता दिया। इसके बाद होता है अगला मैग्नेटिक एनर्जी होती, चुंबकीय। कौन सी एनर्जी होती है? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। सबको पता है मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होती है, चुंबकीय मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। कितने पोल होते हैं? दो होते हैं, दो ध्रुव होते हैं चुंबक में, नॉर्थ और साउथ। अभी 10th में चैप्टर आएगा तो उसमें बताया जाएगा। एक चुंबक है, मैग्नेट है, तो मैग्नेट में कितने पोल होंगे? दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। तो क्या होते हैं? नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा, साउथ एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। चुंबक लगाए थे, बहुत लोग बचपन में खेल खेलते थे, एक रखते थे, पीछे से हिलाते थे, आगे वाला भागना चालू करता था। तो कब होता था? जब नॉर्थ या साउथ सेम पोल अर्थात समान ध्रुव सामने आते थे तो एक दूसरे से भागते रहते थे, और विपरीत होते थे तो बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते थे अगले वाले को। तो इस प्रकार के हमने बहुत सारे खेल खेले। तो यहाँ से क्या समझ में आता है? समान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते तथा विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक के बहुत सारे गुण होते हैं, इनको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि समान प्रकार के ध्रुव पास में रखोगे तो क्या भगाएंगे। तो इनके कारण कुछ ऊर्जा जो संरक्षित होती है उसको कौन सी एनर्जी कहेंगे? मैग्नेट के कारण हो रही, और चूंकि उनकी स्थिति के कारण आ रही तो इसको हम कौन से कहते हैं? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो चुका है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को
ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आप ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट। मैंने भी बताया था केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, किया जा सकता है, ऐसे समझ लेना, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। केवल एक रूप से दूसरे, है ना, रूप में क्या किया जा सकता है, ऐसे परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में, केमिकल को पोटेंशियल में, केमिकल को किसमें, हीट में, हीट को इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में। अभी मैंने कोयले का एग्जांपल दिया कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं, लेकिन हम ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं कर पाएंगे। ऊर्जा क्या होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती जाएगी और फॉर्म बदलने पर, उनके स्वरूप बदलने पर हमको बीच में क्या केवल प्राप्त होता है, वर्क प्राप्त होता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। वर्क करने से एनर्जी खर्च नहीं होती है, एनर्जी का फॉर्म बदल जाता है और फॉर्म बदलने से हमको वर्क प्राप्त हो जाता है। अच्छा, आपको क्या चाहिए, ऊर्जा को नष्ट करना है कि केवल उस ऊर्जा से वर्क करना है? वर्क करना है, हमको केवल वर्क चाहिए और ऊर्जा का फॉर्म बदलने से हमको वर्क मिलता है। तो मैं यही करता हूँ, मैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बना लेता है। जितने भी साइंटिस्ट क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यंत्र क्या करता है, ऊर्जा के फॉर्म को बदल के वर्क कराता रहता है। पेट्रोल को आपने गाड़ी में डाला, पेट्रोल को हीट में बदलता है, हीट पिस्टन पे लड़ता है, वो आगे उसको मूव कराता है मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करके, वो किसी भी प्रकार चलता है। हमको तो केवल काम था गाड़ी को चलाना, उस पेट्रोल के अंदर केमिकल एनर्जी को मैंने दूसरी एनर्जी में बदल दिया और मेरा वर्क हो गया। मैंने ऊर्जा को नष्ट नहीं किया, केवल उसके फॉर्म को बदला और मुझे वर्क प्राप्त हो गया। तो मैं ऊर्जा के फॉर्म बदल के वर्क कराता रहता हूँ, मुझे वर्क चाहिए। तो यहाँ तक कि हमको बात समझ में आ गई। मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख दूँ, क्या लिखेंगे, दैट एनर्जी कैन बी, मार्कर गिर गया, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, नॉट डिस्ट्रॉयड। देखो अच्छा, ये कंपटीशन में आता है, नीदर के साथ नार लगाते हैं, नार डिस्ट्रॉयड, नीदर नार इधर आर, नाइदर नार आइदर आर, बहुत प्रयोग करते होगे ना। नार डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज, है ना, वंस फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म। अब ये लिख लेना, देखो, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट्स इन, क्या करते हैं इसके, इन बट कैन इन वन फॉर्म चेंज वन फॉर्म टू दी अनदर फॉर्म। इसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और इसको नष्ट या उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थात ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स में जितनी भी ऊर्जा है वो कंजर्व है, वो नहीं बदलेगी। अच्छा, इसके बाद आइंस्टीन ने एक जो है मास और एनर्जी का संबंध दिया था, मास और एनर्जी, ऊर्जा और द्रव्यमान का संबंध। ऊर्जा, उसमें थोड़ा सा रूल को बदला गया है, ऊर्जा द्रव्यमान का संबंध। उन्होंने कहा था ऊर्जा को बदला जा सकता है, द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में। उन्होंने कहा अगर यदि m मास के एक ऑब्जेक्ट को, m मास है ना, यदि m द्रव्यमान के पिंड को नष्ट कर दिया जाए, नष्ट कर ऊर्जा में बदला जाए, किस में बदला जाए, ऊर्जा में बदला जाए, पिंड को नष्ट कर किस में बदला जाए, ऊर्जा में बदला जाए, तो कितनी ऊर्जा होगी, वो एनर्जी E बराबर उन्होंने बताया था mc²। ये क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास है, और c क्या है, m क्या है, मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट। ये क्या है, आइंस्टीन का बहुत फेमस सिद्धांत है, E बराबर mc², मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। बहुत सारी अपार ऊर्जा मुक्त